मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात यानी देश के सामूहिक प्रयासों की बात, देश की उपलब्धियों की बात, जन जन के सामर्थ्य की बात। मन की बात यानी देश के युवा सपनों, देश के नागरिकों की आकांक्षाओं की बात। मैं पूरे महीने मन की बात का इंतजार करता रहता हूं ताकि आपसे सीधा संवाद कर सकूं। कितने ही सारे संदेश, कितने ही मैसेजेस। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा संदेश को पढूं, आपके सुझावों पर मंथन करूं। साथियों, आज बड़ा ही खास दिन है। आज एनसीसी दिवस है। एनसीसी का नाम सामने आते ही हमें स्कूल कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। मैं स्वयं भी एनसीसी कैडेट रहा हूं, इसलिए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे मिला अनुभव मेरे लिए अनमोल है। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सेवा की भावना पैदा करती है। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब भी कहीं कोई आपदा होती है, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, कहीं भूकंप आया हो, कोई हादसा हुआ हो, वहां मदद करने के लिए एनसीसी के कैडेट्स जरूर मौजूद हो जाते हैं। आज देश में एनसीसी को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। 2014 में करीब 14 लाख युवा एनसीसी से जुड़े थे। अब 2024 में 20 लाख से ज्यादा युवा एनसीसी से जुड़े हैं। पहले के मुकाबले 5,000 और नए स्कूल कॉलेजों में अब एनसीसी की सुविधा हो गई है। और सबसे बड़ी बात, पहले एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब 25% के आसपास ही होती थी। अब एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स की संख्या करीब करीब 40% हो गई है। बॉर्डर किनारे रहने वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी लगातार जारी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में एनसीसी से जुड़े। आप देखिएगा, आप किसी भी कैरियर में जाए, एनसीसी से आपके व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का रोल बहुत बड़ा है। युवा मन जब एकजुट होकर देश की आगे की यात्रा के लिए मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके ठोस रास्ते निकलते हैं। आप जानते हैं, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर देश युवा दिवस मनाता है। अगले साल स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती है। इस बार इसे बहुत खास तरीके से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 11-12 जनवरी को दिल्ली के भारत मंडपम में युवा विचारों का महाकुंभ होने जा रहा है। और इस पहल का नाम है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत भर से करोड़ों युवा इसमें भाग लेंगे। गांव, ब्लॉक, जिले, राज्य और वहां से निकलकर के चुने हुए ऐसे 2000 युवा भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए जुटेंगे। आपको याद होगा, मैंने लाल किले की प्राचीर से ऐसे युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया है जिनके परिवार का कोई भी व्यक्ति और पूरे परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। ऐसे 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए देश में कई तरह के विशेष अभियान चलेंगे।
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसमें देश और विदेश से एक्सपर्ट्स आएंगे, अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी रहेगी। मैं भी इसमें ज्यादा से ज्यादा समय उपस्थित रहूंगा। युवाओं के सीधे हमारे सामने अपने आइडियाज को रखने का अवसर मिलेगा। देश इन आइडियाज को कैसे आगे लेकर जा सकता है, कैसे एक ठोस रोडमैप बन सकता है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाइए। जो भारत के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, जो देश की भावी पीढ़ी है, उनके लिए ये बहुत बड़ा मौका आ रहा है। आइए मिलकर देश बनाएं, देश को विकसित बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम अक्सर ऐसे युवाओं की चर्चा करते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कितने ही युवा हैं जो लोगों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान निकालने में जुटे हैं। हम अपने आसपास देखें तो कितने ही लोग दिख जाते हैं जिन्हें किसी न किसी तरह की मदद चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। मुझे ये जानकर अच्छा लगा, कुछ युवाओं ने समूह बनाकर इस तरह की बात को भी एड्रेस किया है। जैसे लखनऊ के रहने वाले वीरेंद्र हैं, वो बुजुर्गों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के काम में मदद करते हैं। आप जानते हैं कि नियमों के मुताबिक सभी पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है। 2014 तक इसकी प्रक्रिया यह थी, इसे बैंकों में जाकर बुजुर्ग को खुद जमा करना पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे हमारे बुजुर्गों को कितनी असुविधा होती थी। अब ये व्यवस्था बदल चुकी है। अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देने से चीजें बहुत ही सरल हो गई हैं। बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ता। बुजुर्गों को टेक्नोलॉजी की वजह से कोई दिक्कत ना आए, इसमें वीरेंद्र जैसे युवाओं की बड़ी भूमिका है। वो अपने क्षेत्र के बुजुर्गों को इसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, वो बुजुर्गों को टैक्स सेवी भी बना रहे हैं। ऐसे ही प्रयासों से आज डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने वालों की संख्या 80 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इनमें से 2 लाख से ज्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 80 के भी पार हो गई है। साथियों, कई शहरों में युवा बुजुर्गों को डिजिटल क्रांति में भागीदार बनाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। भोपाल के महेश ने अपने मोहल्ले के कई बुजुर्गों को मोबाइल के माध्यम से पेमेंट करना सिखाया है। इन बुजुर्गों के पास स्मार्टफोन तो था, लेकिन उसका सही उपयोग बताने वाला कोई नहीं था। बुजुर्गों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से बचाने के लिए भी युवा आगे आए हैं। अहमदाबाद के राजीव लोगों को डिजिटल अरेस्ट के खतरे से आगाह करते हैं। मैंने मन की बात के पिछले एपिसोड में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की थी। इस तरह के अपराध के सबसे ज्यादा शिकार बुजुर्ग ही बनते हैं। ऐसे में हमारा दायित्व है कि हम उन्हें जागरूक बनाएं और साइबर फ्रॉड से बचने में मदद करें। हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम का सरकार में कोई भी प्रावधान नहीं है। ये सरासर झूठ, लोगों को फंसाने का एक षड्यंत्र है। मुझे खुशी है कि हमारे युवा साथी इस काम में पूरी संवेदनशीलता से हिस्सा ले रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कोशिश यही है कि हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी और बढ़े, किताबों के लिए उनमें प्रेम और बढ़े। कहते भी हैं, किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और अब
इस दोस्ती को मजबूत करने के लिए लाइब्रेरी से ज्यादा अच्छी जगह और क्या होगी। मैं चेन्नई का एक उदाहरण आपसे शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ बच्चों के लिए एक ऐसी लाइब्रेरी तैयार की गई है जो क्रिएटिविटी और लर्निंग का हब बन चुकी है। इसे प्रकृत अरिवगम के नाम से जाना जाता है। इस लाइब्रेरी का आइडिया टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े श्री राम गोपालन जी की देन है। विदेश में अपने काम के दौरान वे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़े रहे, लेकिन वो बच्चों में पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करने के बारे में भी सोचते रहे। भारत लौटकर उन्होंने प्रकृत अरिवगम को तैयार किया। इसमें 3000 से अधिक किताबें हैं जिन्हें पढ़ने के लिए बच्चों में होड़ लगी रहती है। किताबों के अलावा इस लाइब्रेरी में होने वाली कई तरह की एक्टिविटीज भी बच्चों को लुभाती है। स्टोरी टेलिंग सेशन हो, आर्ट वर्कशॉप्स हो, मेमोरी ट्रेनिंग क्लासेस, रोबोटिक्स लेसन या फिर पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है जो उन्हें पसंद आता है। साथियों, हैदराबाद में फूड फॉर थॉट फाउंडेशन ने भी कई शानदार लाइब्रेरीज बनाई है। इनका भी प्रयास यही है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा विषयों पर ठोस जानकारी के साथ पढ़ने के लिए किताबें मिले। बिहार में गोपालगंज के प्रयोग लाइब्रेरी की चर्चा तो आसपास के कई शहरों में होने लगी है। इस लाइब्रेरी से करीब 12 गांवों के युवाओं को किताबें पढ़ने की सुविधा मिलने लगी है। साथ ही ये लाइब्रेरी पढ़ाई में मदद करने वाली दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध करा रही है। कुछ लाइब्रेरीज तो ऐसी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में स्टूडेंट्स के बहुत काम आ रही है। ये देखना वाकई बहुत सुखद है कि समाज को सशक्त बनाने में आज लाइब्रेरी का बेहतरीन उपयोग हो रहा है। आप भी किताबों से दोस्ती बढ़ाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। मेरे प्यारे देशवासियों, परसों रात ही मैं दक्षिण अमेरिका के देश गयाना से लौटा हूँ। भारत से हजारों किलोमीटर दूर गयाना में भी एक मिनी भारत बसता है। आज से लगभग 180 वर्ष पहले गयाना में भारत के लोगों को खेतों में मजदूरी के लिए, दूसरे कामों के लिए ले जाया गया था। आज गयाना में भारतीय मूल के लोग राजनीति, व्यापार, शिक्षा और संस्कृति के हर क्षेत्र में गयाना का नेतृत्व कर रहे हैं। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली भी भारतीय मूल के हैं, जो अपनी भारतीय विरासत पर गर्व करते हैं। जब मैं गयाना में था तभी मेरे मन में एक विचार आया था जो मैं मन की बात में आपसे शेयर कर रहा हूँ। गयाना की तरह ही दुनिया के दर्जनों देशों में लाखों की संख्या में भारतीय हैं। दशकों पहले की, 200-300 साल पहले की उनके पूर्वजों की अपनी कहानियां हैं। क्या आप ऐसी कहानियों को खोज सकते हैं कि किस तरह भारतीय प्रवासियों ने अलग अलग देशों में अपनी पहचान बनाई, कैसे उन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई के अंदर हिस्सा लिया, कैसे उन्होंने अपनी भारतीय विरासत को जीवित रखा। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी सच्ची कहानियों को खोजें और मेरे साथ शेयर करें। आप इन कहानियों को नमो ऐप पर या माय गॉव पर #इंडियन डायस्पोरा स्टोरीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथियों, आपको ओमान में चल रहा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट भी बहुत दिलचस्प लगेगा। अनेकों भारतीय परिवार कई शताब्दियों से ओमान में रह रहे हैं। इनमें से ज्यादातर गुजरात के कच्छ से जाकर बसे हैं। इन लोगों ने
व्यापार के महत्वपूर्ण लिंक तैयार किए थे। आज भी उनके पास ओमानी नागरिकता है, लेकिन भारतीयता उनकी रग रग में बसी है। ओमान में भारतीय दूतावास और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के सहयोग से एक टीम ने इन परिवारों की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने का काम शुरू किया है। इस अभियान के तहत अब तक हजारों डॉक्यूमेंट्स जुटाए जा चुके हैं। इनमें डायरी, अकाउंट बुक, लेजर्स, लेटर्स और टेलीग्राम शामिल है। इनमें से कुछ दस्तावेज तो सन 1838 के भी हैं। ये दस्तावेज भावनाओं से भरे हुए हैं। बरसों पहले जब वो ओमान पहुंचे तो उन्होंने किस प्रकार का जीवन जिया, किस तरह के सुख दुख का सामना किया और ओमान के लोगों के साथ उनके संबंध कैसे आगे बढ़े, ये सब कुछ इन दस्तावेजों का हिस्सा है। ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट ये भी इस मिशन का एक महत्वपूर्ण आधार है। इस मिशन में वहां के वरिष्ठ लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। लोगों ने वहां अपने रहन सहन से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया है। साथियों, ऐसा ही एक ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट भारत में भी हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत इतिहास प्रेमी देश के विभाजन के कालखंड में पीड़ितों के अनुभवों का संग्रह कर रहे हैं। अब देश में ऐसे लोगों की संख्या कम ही बची है जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को देखा है। ऐसे में यह प्रयास और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, जो देश, जो स्थान अपने इतिहास को संजो कर रखता है, उसका भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इसी सोच के साथ एक प्रयास हुआ है जिसमें गांवों के इतिहास को संजोने वाली एक डायरेक्टरी बनी है। समुद्री यात्रा के भारत के पुरातन सामर्थ्य से जुड़े साक्ष्यों को सहेजने का भी अभियान देश में चल रहा है। इस कड़ी में लोथल में एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा आपके संज्ञान में कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो, कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हो, कोई हस्तलिखित प्रत हो, तो उसे भी आप नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की मदद से सहेज सकते हैं। साथियों, मुझे स्लोवाकिया में हो रहे ऐसे ही एक और प्रयास के बारे में पता चला है जो हमारी संस्कृति को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने से जुड़ा है। यहाँ पहली बार स्लोवाक लैंग्वेज में हमारे उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। इन प्रयासों से भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रभाव का भी पता चलता है। हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि दुनिया भर में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके हृदय में भारत बसता है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे देश की एक ऐसी उपलब्धि साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपको खुशी भी होगी और गौरव भी होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो शायद पछतावा भी होगा। कुछ महीने पहले हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया था। इस अभियान में देश भर के लोगों ने बहुत उत्साह से हिस्सा लिया। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान ने 100 करोड़ पेड़ लगाने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। 100 करोड़ पेड़, वो भी सिर्फ 5 महीनों में। ये हमारे देशवासियों के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ है। इससे जुड़ी एक और बात जानकर आपको गर्व होगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान अब दुनिया के दूसरे देशों में भी फैल रहा है। जब मैं गयाना में था तो वहां भी इस अभियान का साक्षी बना। वहां मेरे साथ गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली, उनकी पत्नी की माताजी और परिवार के बाकी सदस्य एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शामिल हुए। साथियों,
देश के अलग-अलग हिस्सों में ये अभियान लगातार चल रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस अभियान की वजह से इंदौर की रेवती हिल्स के बंजर इलाके अब ग्रीन जोन में बदल जाएंगे। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। माताओं ने माँ के नाम पेड़ लगाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। यहाँ एक ही जगह पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर पेड़ लगाए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कई सामाजिक संस्थाएं स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेड़ लगा रही है। उनका प्रयास है कि जहां पेड़ लगाए जाएं, वहां पर्यावरण के अनुकूल पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो। इसलिए ये संस्थाएं कहीं औषधीय पौधे लगा रही हैं, तो कहीं चिड़ियों का बसेरा बनाने के लिए पेड़ लगा रही है। बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। इन महिलाओं का फोकस फल वाले पेड़ों पर है, जिससे आने वाले समय में आय भी की जा सके। साथियों, इस अभियान से जुड़कर कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के नाम पर पेड़ लगा सकता है। अगर माँ साथ है तो उन्हें साथ लेकर आप पेड़ लगा सकते हैं, नहीं तो उनकी तस्वीर साथ में लेकर आप इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। पेड़ के साथ आप अपनी सेल्फी भी mygov.in पर पोस्ट कर सकते हैं। माँ हम सब के लिए जो करती हैं, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम लगाकर हम उनकी उपस्थिति को हमेशा के लिए जीवंत बना सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी लोगों ने बचपन में गोरैया या स्पैरो को अपने घर की छत पर, पेड़ों पर चहकते हुए जरूर देखा होगा। गोरैया को तमिल और मलयालम में कुरुवी, तेलुगु में पिच्चुका और कन्नड़ा में गुब्बी के नाम से जाना जाता है। हर भाषा संस्कृति में गोरैया को लेकर किस्से कहानी सुनाए जाते हैं। हमारे आसपास बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में गोरैया का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन आज शहरों में बड़ी मुश्किल से गोरैया दिखती है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से गोरैया हमसे दूर चली गई है। आज की पीढ़ी के ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने गोरैया को सिर्फ तस्वीरों या वीडियो में देखा है। ऐसे बच्चों के जीवन में इस प्यारी पक्षी की वापसी के लिए कुछ अनोखे प्रयास हो रहे हैं। चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने गोरैया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है। संस्थान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गोरैया रोजमर्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये संस्थान बच्चों को गोरैया का घोंसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए संस्थान के लोगों ने बच्चों को लकड़ी का एक छोटा सा घर बनाना सिखाया। इसमें गोरैया को रहने खाने का इंतजाम किया। ये ऐसे घर होते हैं जिन्हें किसी भी इमारत की बाहरी दीवार पर या पेड़ पर लगाया जा सकता है। बच्चों ने इस अभियान में उत्साह के साथ हिस्सा लिया और गोरैया के लिए बड़ी संख्या में घोंसला बनाना शुरू कर दिया। पिछले 4 वर्षों में संस्था ने गोरैया के लिए ऐसे 10,000 घोंसले तैयार किए हैं। कुडुगल ट्रस्ट की इस पहल से आसपास के इलाकों में गोरैया की आबादी बढ़नी शुरू हो गई है। आप भी अपने आसपास ऐसे प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर गोरैया फिर से हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, कर्नाटका के मैसूरू की एक संस्था ने बच्चों के लिए
अर्ली बर्ड नाम का अभियान शुरू किया है। ये संस्था बच्चों को पक्षियों के बारे में बताने के लिए खास तरह की लाइब्रेरी चलाती है। इतना ही नहीं, बच्चों में प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करने के लिए नेचर एजुकेशन किट तैयार किया है। इस किट में बच्चों के लिए स्टोरी बुक, गेम्स, एक्टिविटी शीट्स और जिगसॉ पजल्स हैं। ये संस्था शहर के बच्चों को गांवों में लेकर जाती है और उन्हें पक्षियों के बारे में बताती है। इस संस्था के प्रयासों की वजह से बच्चे पक्षियों की अनेक प्रजातियों को पहचानने लगे हैं। मन की बात के श्रोता भी इस तरह के प्रयास से बच्चों में अपने आसपास को देखने, समझने का अलग नजरिया विकसित कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने देखा होगा, जैसे ही कोई कहता है सरकारी दफ्तर, तो आपके मन में फाइलों के ढेर की तस्वीर बन जाती है। आपने फिल्मों में भी ऐसा ही कुछ देखा होगा। सरकारी दफ्तरों में इन फाइलों के ढेर पर कितने ही मजाक बनते रहते हैं, कितनी ही कहानियां लिखी जा चुकी है। बरसों बरस तक ये फाइलें ऑफिस में पड़े पड़े धूल से भर जाती थी, वहां गंदगी होने लगती थी। ऐसी दशकों पुरानी फाइलों और स्क्रैप को हटाने के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि सरकारी विभागों में इस अभियान के अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। साफ सफाई से दफ्तरों में काफी जगह खाली हो गई है। इससे दफ्तर में काम करने वालों में एक ओनरशिप का भाव भी आया है। अपने काम करने की जगह को स्वच्छ रखने की गंभीरता भी उनमें आई है। साथियों, आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि जहां स्वच्छता होती है, वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। हमारे यहाँ कचरे से कंचन का विचार बहुत पुराना है। देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं, तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इससे वो पैसे कमा रहे हैं, रोजगार के साधन विकसित कर रहे हैं। ये युवा अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं। मुंबई की दो बेटियां का ये प्रयास वाकई बहुत प्रेरक है। अक्षरा और प्रकृति नाम की ये दो बेटियां कतरन से फैशन के सामान बना रही है। आप भी जानते हैं, कपड़ों की कटाई सिलाई के दौरान जो कतरन निकलती है, इसे बेकार समझकर फेंक दिया जाता है। अक्षरा और प्रकृति की टीम उन्हीं कपड़ों के कचरे को फैशन प्रोडक्ट में बदलती है। कतरन से बनी टोपियां, बैग हाथों हाथ बिक भी रही है। साथियों, साफ सफाई को लेकर यूपी के कानपुर में भी अच्छी पहल हो रही है। यहाँ कुछ लोग रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और गंगा के घाटों पर फैले प्लास्टिक और अन्य कचरे को उठा लेते हैं। इस समूह को कानपुर प्लॉगर्स ग्रुप नाम दिया गया है। इस मुहिम की शुरुआत कुछ दोस्तों ने मिलकर की थी। धीरे धीरे ये जन भागीदारी का बड़ा अभियान बन गया। शहर के कई लोग इसके साथ जुड़ गए हैं। इसके सदस्य अब दुकानों और घरों से भी कचरा उठाने लगे हैं। इस कचरे से रिसाइकल प्लांट में ट्री गार्ड तैयार किए जाते हैं। यानी इस ग्रुप के लोग कचरे से बने ट्री गार्ड से पौधों की सुरक्षा भी करते हैं। साथियों, छोटे छोटे प्रयासों से कैसी बड़ी सफलता मिलती है, इसका एक उदाहरण असम की इतिशा भी है। इतिशा की पढ़ाई लिखाई दिल्ली और पुणे में हुई है। इतिशा कॉरपोरेट दुनिया की चमक दमक छोड़कर अरुणाचल की सांगती घाटी को साफ बनाने में जुटी है। पर्यटकों की वजह से वहां काफी प्लास्टिक वेस्ट जमा होने लगा था। वहां की नदी जो कभी साफ थी, वो प्लास्टिक वेस्ट की वजह से प्रदूषित हो गई थी। इसे साफ करने के लिए इतिशा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। उनके ग्रुप के लोग वहां आने वाले टूरिस्ट को जागरूक करते हैं और प्लास्टिक वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए
पूरी घाटी में बांस से बने कूड़ेदान लगाते हैं। साथियों, ऐसे प्रयासों से भारत के स्वच्छता अभियान को गति मिलती है। ये निरंतर चलते रहने वाला अभियान है। आपके आसपास भी ऐसा जरूर होता ही होगा। आप मुझे ऐसे प्रयासों के बारे में जरूर लिखते रहिए। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे तो पूरे महीने आपकी प्रतिक्रियाओं, पत्रों और सुझावों का खूब इंतजार रहता है। हर महीने आने वाली आपके संदेश मुझे और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगले महीने हम फिर मिलेंगे मन की बात के एक और अंक में, देश और देशवासियों की नई उपलब्धियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।